अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने फ़िज़िक्स का यूनिट 2 स्टार्ट करना है। काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि वो ब्रांच ऑफ फ़िज़िक्स होती है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को, उनके काजेज़ को और इफ़ेक्ट्स को। मैकेनिक्स के आगे दो ब्रांचेस आ जाती हैं, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को विदाउट डिस्कसिंग द काज ऑफ इट्स मोशन। मोशन के काज को स्टडी किए बगैर हम लोग मोशन को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेस्ट एंड मोशन। हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, इनमें से कुछ जो हैं वो रेस्ट में होती हैं और कुछ मोशन की हालत में होती हैं। एक बॉडी को हम कह सकते हैं कि वो रेस्ट पे है अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती अपनी सराउंडिंग के हिसाब से। सराउंडिंग नेबरहुड को कहते हैं, नेबरहुड में जो भी चीज़ें मौजूद हों उन सबको हम सराउंडिंग कहेंगे। और एक बॉडी को हम कह सकते हैं कि वो मोशन की हालत में है या इन अ स्टेट ऑफ मोशन है अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है अपनी सराउंडिंग के हिसाब से। मोशन और रेस्ट जो हैं वो एक दूसरे से रिलेटिव होते हैं। अगर हम एग्जांपल लें एक पैसेंजर की जो कि एक बस में बैठा है जो कि मूव कर रही है, तो वो रेस्ट पे होगा दूसरे पैसेंजर्स की निस्बत जो कि उसी बस में मौजूद हैं। उनकी निस्बत वो इंसान जो है वो रेस्ट की पोजीशन में होगा, रेस्ट की हालत में होगा। और अगर बाहर कोई पैसेंजर खड़ा हुआ है और वो उस बस को नोटिस कर रहा है तो उसके हिसाब से वो बस और वो सारे पैसेंजर्स इन अ स्टेट ऑफ मोशन में होंगे। द पैसेंजर्स इन द बस आर आल्सो मूविंग विद इट। इसका मतलब है कि जो पैसेंजर बाहर खड़ा हुआ है अगर वो इन्हें नोटिस करेगा तो उसके ख्याल में पैसेंजर्स भी मोशन में हैं और बस भी मोशन में है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। फिज़िक्स में हम बहुत सारी क्वांटिटीज़ स्टडी करते हैं जैसा कि लेंथ, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, फोर्स एक्सेट्रा। इन सब को हम लोग दो ब्रॉड कैटेगरीज़ में डिवाइड कर देते हैं, स्केलर्स और वेक्टर्स। स्केलर्स क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि सिर्फ मैग्नीट्यूड से कम्प्लीटली डिस्क्राइब हो जाती हैं। जैसे अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मास के बारे में बताएं तो वो 2.5 kg अगर उसका मास है तो वो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, वो सिर्फ उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। इसी तरह टेम्परेचर। वेक्टर्स में क्या होता है कि वेक्टर्स को डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत होती है और डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। वेक्टर की एग्जांपल्स में हमारे पास फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम, टॉर्क ये सब आ जाती हैं। इन सब में हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्शन को लाजमी तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम फोर्स की एग्जांपल लें तो फोर्स अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे लगाएंगे तो उसके डायरेक्शन को बताना ज़रूरी होगा कि वो किस डायरेक्शन में लग रही है। अगर हम मिसाल लें दो फोर्सेस की, अगर दो फोर्सेस एक टेबल के ऊपर एक्ट कर रही हैं तो क्या होगा कि अगर दो फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में एक्ट करेंगी तो वो बॉडी क्या करेगी, वो मूव करेगी। और अगर वो दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगी, फॉर एग्जांपल अगर 2 स्टूडेंट्स हो हमारे पास, एक स्टूडेंट एक साइड से फोर्स एक्सर्ट करे और दूसरा स्टूडेंट दूसरी साइड से, तो दोनों की फोर्सेस क्या होंगी, एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर देंगी। तो डायरेक्शन से हमें पता चल रहा है कि अगर दो फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लगें तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करेगा। और अगर डिफरेंट डायरेक्शन में लगें, अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा कि कोई वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। यहाँ पे आप लोगों को दिखाया हुआ है कि 2 फोर्सेस F1 और F2 एक्ट कर रही हैं एक डायरेक्शन में और दूसरी फिग में दिखाया है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बोल्डफेस लेटर्स को यूज़ करते हैं। जैसे आप लोगों को दिखाया हुआ है फोर्स, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट को हाईलाइट किया हुआ है। और इसको दूसरा रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि हम लेटर्स के ऊपर, सिंबल्स के ऊपर एरो हेड लगा दें। जैसे फोर्स का सिंबल F है तो हमने F के ऊपर एरो हेड लगा दिया, एक्सेलरेशन के ऊपर एरो हेड लगा दिया। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर V, यहाँ पे क्या दिखाई हुई है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। A से B तक अगर कोई डिस्टेंस है तो वो A से B की डायरेक्शन में दिखाया हुआ है, एरो हेड से रिप्रेजेंट हो रहा है। और V क्या है हमारे पास, वेक्टर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है पोजीशन। पोजीशन डिस्क्राइब करती है लोकेशन एक जगह की या फिर पॉइंट की विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। किसी भी रेफरेंस पॉइंट से, किसी भी रेफरेंस पॉइंट जिसे हम क्या कहते हैं, ओरिजिन, वहाँ से किसी भी जगह या पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, पोजीशन।
लोकेशन डिस्क्राइब करती है, यानी एक पॉइंट से, फॉर एग्जांपल आपके घर से स्कूल तक की इतनी पोजीशन है तो वो उससे डिस्क्राइब करेगी। अगर हम घर को रिप्रेजेंट करें होम को H से और स्कूल को S से, तो इस फिग में दिखाया हुआ है पोजीशन ऑफ द स्कूल S फ्रॉम द होम H। होम H से स्कूल S तक की पोजीशन इस फिग में डिस्क्राइब की हुई है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के दरमियान जो भी लेंथ होगी उसे हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस कहेंगे, दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी ए से बी तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यहाँ आप लोगों को फिग में शो किया हुआ है, डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रही है डिस्टेंस को और एरो, रेड एरो जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड लाइन, डिस्प्लेसमेंट को। आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस जो है वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, और डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट हो रहा है और मैग्नीट्यूड भी, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है।